नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा बिंदु है परिवार की उत्पत्ति। परिवार की उत्पत्ति मनुष्य में भूत एवं भविष्य को जानने की सदैव लालसा रही है और उसकी उत्पत्तियाँ खोजी हैं ऐसी संस्थाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक समय व एक स्थान पर नहीं हुई हो, जिनके पीछे एक लंबा इतिहास हो। उसके भूत एवं उत्पत्ति के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैकआवर पेज ने लिखा है कि उत्पत्ति सदैव अस्पष्ट होती है। मैकआवर पेज ने इस कथन से स्पष्ट है कि भूतकालीन घटनाओं की उत्पत्ति ढूंढना एक दुरूह कार्य है, परंतु मानव ने हर दुरूह कार्य को हल करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम उन सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो तथा अरस्तु आदि प्रमुख हैं। उन्होंने प्राचीन ग्रीक एवं रोमन और यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाने के लिए परिवार का प्रारंभिक रूप में केवल पितृसत्तात्मक ही था, वरन पितृस्थानीय एवं पितृवंशीय भी था। भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है हेनरी का मैन का भी मत यही है कि पितृसत्तात्मक परिवार को जन्म बाद में हुआ। जब आर्थिक दशा एवं स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो परिवार पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक परिवर्तन हुआ। नंबर 2 पे है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मॉर्गन, फ्रेजर आदि विद्वानों ने इन लोगों की मान्यता के बारे में समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह एवं परिवार जैसी संस्था नहीं थी। और जैसा कि हम पशुओं में देखते हैं कि कोई पशु अपनी जाति के किसी भी पशु से यौन संपर्क स्थापित कर सकता है, उसी प्रकार ही अवस्था मनुष्य में भी थी। कोई भी मनुष्य किसी भी स्त्री यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस अवस्था को उन्होंने यौन साम्यवाद अवस्था कहा। विवाह एक परिवार जैसी संस्थाओं का विकास तो बाद के युगों में हुआ था। अपने मत की पुष्टि के लिए इन विद्वानों ने त्योहारों के अवसर पर पति विनिमय, पत्नी उधारी या वर्गात्मक सृजन शब्दावली, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया है। मॉर्गन के कई जनजातियों में उत्सव एवं त्योहारों के अवसर पर यौन संबंधी स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। कुछ जनजातियों में पत्नी की अदला बदली व यौन उधारी की प्रथा है, तो कुछ में मेहमान आने पर मेजबान उसे रात्रि को अपनी पत्नी भेंट करता था। भारत में भी कुछ जनजातियों के युवा गृह में बने हुए हैं, जिनमें गांव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियां एक साथ रात्रि व्यतीत करते हैं। और उरांव जनजाति में प्रत्येक कुंवारे एक लड़की की प्रेमिका होती है, जिसे पिल्लो कहते हैं। मध्य भारत की कई जनजातियों में भी विवाह के पूर्व लड़के लड़कियों को यौन संबंध स्थापित करने के लिए छोड़ दी जाती है, परंतु लड़की गर्भवती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर माता पिता के लिए लज्जा बात होती है। तो कौन नायक नागाओं में विवाह के बाद भी स्त्री दूसरे पुरुषों से यौन संबंध रख सकती हैं और वह तब तक पति गृह में नहीं जाती तब तक उसके कोई संतान नहीं हो पाती है। मॉर्गन ने यह भी कहा है कि यौन साम्यवाद की पुष्टि के लिए वर्णात्मक सृजन शब्दावली का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि कई जनजातियों में एक आयु के अनेक लोगों को एक ही संबंध संज्ञा द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे पिता, चाचा, ताऊ आदि को एक ही नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार से माँ, चाची, ताई या मौसी को भी एक नाम से पुकारते हैं। पिता के पिता को पितामह, माता के पिता को नाना
माता के भाई को मामा, पत्नी के भाई पिता को ससुर, माता के पुत्र साले के लड़के आदि को भी इस एक संबंध संज्ञा से संबोधित करते हैं। नंबर 3 पे है एक विवाह सिद्धांत। मानव विवाह का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक में वेस्टमार्क ने का अपना एक विवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार नहीं करते कि कभी ऐसी अवस्था रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता थी। तो डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन ने इस बात का भी समर्थन किया है और कहा है कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है। वह स्त्री पर संपत्ति की भांति ही अपना एक अधिकार चाहता है। अपनी इस शक्ति के कारण वह एक अधिकार को बनाए रखने के सफल भी हुआ है। इस एक अधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल जा गई हो तो वह एक विवाह की प्रथा बन गई है। वेस्टमार्क का कहना है कि मनुष्य में भी कई प्रकार की चिड़ियाँ जैसे छोटी मूछ वाले बंदरों, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि में भी एक विवाह की प्रथा है। मादा चिड़िया जब अंडे देती है तो वह नर चिड़ा उसे भोजन लाकर देता है। स्तनधारी प्राणियों में भी माँ पर बच्चे की निर्भरता और भी अधिक है क्योंकि वह लंबे समय तक स्तनपान करता है। उसका शैशव काल लंबा होता है, तब उन्हें माता पिता द्वारा ही भरण पोषण एवं रक्षण प्राप्त होता है। स्त्री को भी गर्भावस्था में गर्भकाल लंबा होने और असहाय होने के कारण पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता होती है। नंबर 4 पे है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में ब्राफास्ट ने किया है। ब्राफास्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते, अतः उन्होंने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह यह स्वीकार नहीं करते कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना एवं एक अधिकार की प्रवृत्ति ही एक विवाह प्रथा को जन्म दिया है। कई आदिवासियों में तो समूह विवाह का प्रचलन है। यदि उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती तो यह संभव नहीं हो पाता कि समूह की स्त्रियों को सभी पुरुष उपभोग करें। ब्रफाल्ट ने मातृसत्ता एवं मातृवंशीय परिवारों का उदाहरण देकर भी बताया है कि प्रारंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः स्त्री पुरुष की तुलना में माता व पुत्र के संबंध भी घनिष्ठ थे। पुरुष तो शिकार की खोज में बहुत दूर चला जाता था, कभी कभी तो स्थान के ज्ञान के अभाव में लौट कर ही नहीं आता था। ऐसी स्थिति में संतान के पालन पोषण का भार माता पर ही था। अतः परिवार में माता का अधिकार व महत्व बढ़ता गया और माता एवं संतान की निरंतर बनी रहने की वाली आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से ही परिवार को जन्म दिया। स्त्री ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हुए पुरुष पर विजय प्राप्त की है और पुरुष अपने यौन स्वार्थों के कारण परिवार का हिस्सेदार बन गया। स्त्री ने ही पुरुष को अपने प्रेम संबंध में बांधकर उसका हाथ पकड़कर उसे परिवार में बसाया और वही परिवार मातृसत्तात्मक ही कहलाया। नंबर 5 पे है उद्विकासी सिद्धांत। उद्विकासी सिद्धांत बैकोफन, मुख्य या मॉर्गन ने इस सिद्धांत का विस्तृत व्याख्यान किया है। मैकमिलन आदि ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया है। तो बैकोफन के परिवार के उद्विकास क्रम इस प्रकार समझाया है कि प्राथमिक अवस्था में मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित एवं शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी, पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे। नंबर 2 पे समय के साथ साथ परिवार
परिवर्तन हुआ और यौन परिवार का संबंध बदला। इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन कठोर, श्रम युक्त और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी अधिक कमजोर थीं। अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित थी। समाज में इससे स्त्रियों की कमी हुई और पुरुषों की अधिकता, जिससे बहुपति प्रथा को जन्म दिया। नंबर 3 पर है, जब मनुष्य ने कृषि अवस्था के पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके साथ बहुपति प्रथा भी समाप्त हुई। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की संख्या बढ़ी। कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। इस शक्ति को जुटाने के लिए एक पुरुष कई स्त्रियों के विवाह करके लगा और भोजन, वस्त्र, मकान आदि सुविधा मात्र से ही पुरुष को सत्ता श्रम पत्नियों के श्रम रूप में सुगमता से प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे आर्थिक अधिक स्त्रियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य का प्रतीक बना गया लगा। तो कृषि के खाद्य पदार्थों की वृद्धि में भी योग दिया। अतः एकाधिकार पत्नियां रखना संभव हो गया। नंबर 4 पर, उदय एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विवाह एवं परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकार की मांग की तो सामाजिक न्याय एवं नैतिक विचारों के एक अविवाहित परिवार की पुष्टि की और उसी के परिणाम स्वरूप एक विवाह परिवार अस्तित्व में आ गया। धन्यवाद।